अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नकवी। आप देख रहे हैं आपकी कहानी। आज के प्रोग्राम की जो कहानी है वो कहानी देखकर यकीनन हम सब बहुत नसीहत लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हादसात रूनुमा होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वापस पास्ट में चले जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। हादसात की वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी को जो है ये नहीं कह सकता कि उसकी ज़िंदगी रुक गई है, ख़त्म हो गई है या आगे वो कुछ नहीं कर सकता। आज की कहानी में आपको मैं डेविड की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगी। डेविड जिन्होंने एक हादसे के बाद हिम्मत नहीं हारी, बहुत ही बाहिम्मत ये नौजवान। इसकी कहानी आप सुनेंगे तो यकीनन आपके अंदर भी बहुत हिम्मत बढ़ेगी और साथ साथ आप बहुत कुछ आज डेविड से सीखने वाले हैं। आइए हम जानते हैं डेविड की कहानी उन्हीं की ज़ुबान में। जी डेविड, देखिए जी, हम आपके प्यार में पहुंच गए यहाँ पे और एक बहुत बाहिम्मत, बासलाहियत, पढ़ा लिखा नौजवान डेविड मेरे सामने बैठे हुए हैं और साथ साथ उनकी अम्मी बैठी हुई हैं। डेविड, मुझे थोड़ा सा बताओगे कि हुआ क्या था वाकया? हाँ, जब मेरे एक्सीडेंट से पहले मैं मार्शल आर्ट करता था, ठीक है, जूडो कराटे। तो फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 14 साल तक मेरी उम्र थी, तो स्कूल क्रॉसिंग के लिए जब अपने ये हमारे घर के साथ में ही रेलवे क्रॉसिंग है, तो मैं इसके यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो गिरा हूँ। तो जब ये मेरी जो एक टांग जो है एक पटरी पर आई और ये जब जो इसके ऊपर से टायर गुजर रहे थे, दूसरी जो मेरी टांग थी वो वाइब्रेशन के जरिए दूसरी पटरी पर आई, मतलब तो उसी टाइम मेरी दोनों टांगें एक्सपायर हो गई थी। विदिन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स उन्होंने मुझे जब हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो बिल्कुल मेरी टांगों में से जान ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल अलहदा हो गई थी, उसी टाइम ही अलहदा हो गई थी। तो वो वक्त काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। हाँ, मुझे वो वक्त अभी तक अच्छे तरीके से हर चीज़ वाज़ेह तरीके से याद है, हर लम्हा वाज़ेह तरीके से याद है। पहली तो बात, जब मुझे इतनी देर वहाँ स्टेशन पे लेटाई रखा, वो वजह ये थी कि ईदी वालों की गाड़ी में एम्बुलेंस कोई भी नहीं मिल रही थी, तो वो एम्बुलेंस का इंतज़ार करते हुए फिर तकरीबन 20 to 25 मिनट्स बाद उन्होंने फिर मेरे ये फ़ैसला वहाँ के लोगों ने किया कि इसको टैक्सी पे मतलब कि ले जाया जाए। फिर मुझे टैक्सी में जब लेके गए, तकरीबन यहाँ से भी जाते में 20 मिनट्स लगे। क्या आइडिया था कि अब मैं अपनी टांगों पे वापस नहीं खड़ा हो सकूंगा? हाँ, मुझे सब कुछ आइडिया था, उस टाइम सब कुछ पता था मुझे। तो क्योंकि एक तो मैंने अपने आप को इस तरह करते हुए देखा था और दूसरी बात कि जब मेरे को बैंडेज करके लेके गए थे वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट किया था, तो तब भी मैं अपने आप को देख चुका था। तो इससे उस टाइम मुझे ये था कि मुझे शायद अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मेरे को अपने आप को फैमिली के लिए तैयार करना है, तो वो मुझे देख के ना गिरे। हम पहुंचे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिप्टी डायरेक्टर रियाज फातिमा हमारे साथ हैं। मालूम करेंगे उनसे कि डिसेबल पर्सनस के लिए क्या क्या उनकी वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं। रियाज फातिमा साहब मुझे बताएंगी कि हमारे यहाँ डिसेबल पर्सनस की एक बहुत बड़ी तादाद है और ये तादाद बढ़ती भी जा रही है, तो क्या वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ तबक़ात के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए, शीमेल्स के लिए, सीनियर सिटीज़न्स के लिए। लेकिन हमारी जो अब आजकल कहना चाहिए कि हमारी तवज्जो है वो डिसेबल पर्सनस के मसाइल हल करने के लिए है। हमारे यहाँ हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 17 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आए हैं, जिनमें 5 सेंटर्स जो हैं वो एडल्ट्स के लिए हैं और 12 सेंटर्स जो हैं वो बच्चों के लिए हैं। सही, लेकिन रियाज फातिमा, आपके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो सारे, उसमें मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, ना स्टाफ मौजूद है, ऑफिसेस खोल दिए गए हैं लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये क्या सिलसिला है? देखिए, ये मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ कसूर हमारा ही नहीं है, क्योंकि हमारी तवज्जो काफ़ी अरसे से इन सेंटर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की है, एजुकेशन लेवल को भी, और इसके अलावा जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बेहतर बनाने की भी।
लेकिन मैं लोगों से, ख़ासतौर पे कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो हमारे सेंटर्स को, जहाँ हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की जाती है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, तो लेकिन वो ये समझते हैं, उन लोगों के जहनों में शायद ये है, आपको भी पता है कि नॉर्मल बच्चे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाना पसंद करते हैं, इसी तरह जो बच्चे डिसेबल्स हैं तो उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि ख्वाह उसके एवज़ उन्हें आला तालीम दी जाए, वो सीखें या नहीं सीखें, लेकिन वो चंद बड़े नाम, वो चंद बड़े इंस्टीट्यूशंस जहां मैं ये समझती हूँ कि शायद जो इन फीसों की वजह से ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो वहाँ भेजना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे सेंटर्स में नहीं। आपको जब पता चला कि डेविड जो है उसके साथ क्या हुआ है, तो आपको किसने क्या बताया, किस तरह से इन्फॉर्म किया गया आपको कि उसके साथ हादसा क्या पेश आया? जॉन जैसे ही स्कूल के लिए निकला है ना घर से, तो इसी का एक स्कूल का बच्चा ना आ गया बोलने के लिए, कि बोलने लगा जॉन को ना आंटी दरवाज़ा खोले। मैंने थोड़ा तसल्ली से खोला ना, तो मैंने बोला खोला, तो बोलने लगा जॉन को आंटी वहाँ ना गिर गया, उसे ना थोड़ी सी चोट लग गई है ना। तो मैंने बोला अच्छा मैं आती हूँ जल्दी से, मैं अपना दुपट्टा चप्पल पहनती हूँ ना मैं। तो बोलने लगा स्टेशन की तरफ है ना जॉन, वहाँ स्टेशन की तरफ गिरा है ना। तो मेरा दिल घबरा गया ना, मैंने बोला कि स्टेशन की तरफ गिरा है। फिर दिल तो वैसे ही मेरा परेशान हो गया था सुनकर बात ना, तो मैंने जल्दी से ना निकल गई हूँ, पीछे ही उस लड़के के चली गई हूँ, जल्दी से देखा है जाके, तो वहाँ इतना रश है, इतना भीड़ है। तो एक और लड़का आ रहा है आगे से, मुझे बोल रहा है आंटी, यही कहानी बता दी ना मुझे, आपके बेटे की ना दोनों टांगे ना हो गई हैं। फिर आगे मुझसे हिम्मत नहीं बनती ना बात करने की फिर ना। डेविड मना कर रहा था लोगों को ना, मेरी अम्मी को नहीं आगे आने देना है, तो मुझे किसी ने नहीं जाने दिया। एक बंदा आया, उसने मुझे पकड़ के ना बिठा लिया ना सीट पे ना, बोलने लगा आप यहाँ बैठ जाओ। इसने जो डेविड ने बोल दिया था कि बोलना जॉन को थोड़ी सी चोट लगी है, पट्टी करवाने गया है ना, तो लेकिन ये वहाँ ही अभी लेटा हुआ था ना, गया नहीं था वो। तो उसने मुझे पकड़ के बंदे ने बिठा लिया ना। मैं बोल रही हूँ रोज़े के 10 दिन रह गए थे ना, रोज़े थे उस वक़्त, रमज़ान चल रहे थे ना। पता नहीं कैसा मंजिर था, हम लोग कभी भी याद नहीं करते, फिर याद करो तो ऐसे ताज़ा हो जाती है बात में, तो हम लोग नहीं इस बात को याद करते। मैंने पहली मर्तबा अपने पाँव के नीचे से ना ज़मीन घूमती हुई देखी थी, पहली मर्तबा ऐसे। ना हमारे किसी बिल्डिंग के अंदर रैंप बना हुआ है, ना हम देखते हैं कि नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उसके अंदर भी इस बात की तवज्जो नहीं है। तो ये तवज्जो कौन दिलाएगा? शॉपिंग सेंटर्स के अंदर रैंप नहीं बना हुआ। डिसेबल पर्सनस के लिए हर जगह एक जहनी अजियत है, एक जहनी अजियत परेशानी से वो गुजरते हैं कि उनके लिए कोई सहूलियात नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। पुल पे से अगर उन्हें गुजर के जाना है तो पुल पे कोई रैंप मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल में कोई रैंप मौजूद नहीं है, वो स्कूल जाना चाहते हैं स्कूल में कोई रैंप मौजूद नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें तो अगर आपके अंडर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए हमारे अंडर में आती हैं, और हर सूबे में प्रोविंशियल काउंसिल फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सन्स कायम है, और हमने भी इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। हमारे जो काउंसिल है इसके मेंबर्स में तमाम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब आते हैं और हमारी मीटिंग्स में शरीक होते हैं। उन्हें वर्बली मीटिंग में डायरेक्टिव्स दी गई हैं, मिनट्स में ये बात है कि वो ये बात आगे मज़ीद फर्दर डायरेक्टिव्स इशू करें कि जो भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं उन्हें रैंप बनवाएं। देखिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो डिसेबिलिटी बिल है या डिसेबिलिटी का ऑर्डिनेंस 1981 है, इसकी जो शिक़ें हैं इन पे इम्प्लीमेंट के लिए इदारों को लिखे, इदारों को कहे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाना
ये उन इदारों का अपना काम है। तो मैं ये समझती हूँ यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। हाँ, वो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उसके थ्रू हम कोई मजीद फर्दर एक्शन ले सकें। लेकिन अब ये एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमने एक बाकायदा एक सब कमेटी बनाई है जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, और हमने ये कमेटी जो है बाकायदा अब खुद जाके तमाम इदारों में विजिट करेगी और 2% कोटे पर इम्प्लीमेंट ना करने की सूरत में इनसे रेमिटेंसेस या पेनल्टीज रिसीव करेगी। डेविड, मोटिवेशन क्या मिला, क्या ऐसा चेंज आया कि 3 साल बाद डेविड को लगता है कि मेरी ये खूबसूरत ज़िंदगी है, लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ? कैसे मोटिवेशन कैसे मिली? ये मोटिवेशन मुझे कुछ यूट्यूब के ज़रिए मिली थी। अच्छा। यूट्यूब से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है, खैर उससे तो मुझे बहुत ही चीज़ की मोटिवेशन मिली थी। यूट्यूब के ज़रिए मैंने कुछ वीडियो सर्च की थी डिसेबल लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो यूरोप कंट्री के लोग हैं वो एक नॉर्मल लाइफ की नॉर्मल लोगों की तरह रह रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो उनको मैंने फॉलो किया, कॉपी किया, वो किस तरह के बाहर घूमते फिरते, किस तरह एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आम लोगों की तरह रह रहे हैं। तो इस तरह करते करते थोड़ा सा मेरे में भी एक शौक़ पैदा हुआ कि यार मैं भी जो है ना इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारूँ। तो आज वो वक्त है कि मैं हर काम अपना खुद पर्सनली खुद करता हूँ। की तरफ फिर वापस पलटे? हाँ, वो तो ज़रूरी थी ना, वो तो ज़रूरी थी। फिर मैंने उसके बाद जब मतलब कि घर पे वो तो मुझे बताया ना कि 2-3 साल बाद मतलब किस तरह मैं बाहर लोगों से मिलना शुरू हुआ। उससे बाद ही मतलब कि जब मैं घर पर आया था तो उसी साल मैंने एक साल गैप हुआ था मेरा। फिर उसके बाद मैंने स्टडी शुरू की थी। तो मतलब कि स्कूल में एडमिशन था मेरा, तो बोर्ड के पेपर वगैरह देने के लिए जाता था। 9th क्लास के लिए सेकंड मैट्रिक किया, फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया। फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन तक मैंने मतलब कि प्राइवेट ही कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त अचीवमेंट्स। डेविड ने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे डेविड का एक ज़बरदस्त कारनामा। ये स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ये हम डिस्क्लोज करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहुंच गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आप देखेंगे डेविड को जी किस तरह से ये खेलते हैं बास्केटबॉल। और डेविड कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और डेविड के साथ हमेशा उनकी सिस्टर भी होती हैं साथ साथ, और क्योंकि फैमिली सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है तो इनकी सिस्टर साथ साथ हैं, उनसे भी थोड़ी सी गपशप करते हुए चलते हैं। अच्छा, आप बताओगे कि आप अक्सर साथ ही होते हो भाई के? जी, अक्सर मैं भाई के साथ ही होती हूँ। अच्छा, कैसा खेलते हैं आपके भाई? बहुत अच्छा बास्केटबॉल अच्छी खेलते हैं? बहुत अच्छे खेलते हैं। अच्छा, लाडली बहन हो मैंने सुना है बहुत। सबसे छोटी हो, सबसे लाडली हो घर। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि हमारे डेविड किस तरह से बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हम शुरू हो जाएं? अच्छा, चलिए आए, हम साथ साथ रहते हैं। क्या बात है डेविड, जबरदस्त। अच्छा डेविड, दिक्कत होती है खेलने में? देखिए, इसके लिए पहली तो बात है जो हमारी व्हील चेयर जो है ना, इसकी एक स्पोर्ट व्हील चेयर से ज़्यादा होती हैं। अच्छा। तो उसमें एक तो वॉलीबॉल बॉल रखने की जगह होती है और उसकी जो टायर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सही सही। तो सिर्फ वो तो कुछ नहीं, खैर इस पर भी मैं अच्छा खेल लेता हूँ। और ये जो स्पोर्ट इसलिए कि थोड़ा सा अगर हम देखें तो फासला काफ़ी ज़्यादा है। एक अगर खेलने वाला खेल रहा होता है तो थोड़ा करीब जाके थ्रो करता है, फेंकता है उसके अंदर, तो थोड़ा सा में आइडिया होता है कि किस तरह से फेंकना है, बॉल किस तरह से थ्रो करनी है। वो डिफरेंट गोल्स की बात होती है, वो तो इजीली मतलब कि अभी मैं यहाँ पे जब मैं आया हूँ ना तो ये मतलब कि एक तो डेली प्रैक्टिस इतनी नहीं है मेरी। हाँ। फिर प्लस ये टाइम की वजह, जैसे मैंने बताया, स्टडी जॉब वगैरह। फिर दूसरी बात है कि नई जगह तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
पहले हमारा ऑफिस जो था वो सिंध सेक्रेटेरिएट ब्लॉक 79 में था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। लेकिन क्योंकि माजूर अफराद वहाँ आने का बड़ा मसला था, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, तो हम कल्चर डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐवान रफ़त फैज़ी रहमान आर्ट गैलरी में हमें जगह फराहम की जहाँ हमारा ऑफिस कायम है। और यहाँ ये है कि बड़ी आसानी से डिसेबल पर्सनस आ सकते हैं। आर्ट्स काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बराबर में है। ऐवान रफ़त फैज़ी रहमान आर्ट गैलरी में हमारा ये ऑफिस है। आप आइए, हम आपका जो भी मसला होगा वो इंशाल्लाह ताला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हम कर सकते हैं करेंगे, जो दूसरों की वसातत से करवा सकते हैं वो करेंगे। हमारा आप हमसे बज़रिया ईमेल भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pcrdp@hotmail.com। हमारा फ़ोन नंबर है 99213337 99213337। ठीक है। अच्छा डेविड, इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हो? सब अपने आप के लिए, अपने लिए एटलीस्ट सबको, हर कोई अच्छा ही सोचता है। और मेरी कोशिश है कि एक अच्छे मकाम पर हूँ जहाँ पर सही और अपने मुल्क पाकिस्तान को प्रमोट करूँ। किसी की भी काम करने से माजत करना या वो काम चोरी है। वो जानबूझकर अपने आप को नीचे गिराने की बात या ना करने के बहाने। और डिसेबिलिटी या कोई भी ऐसी चीज़ है, मेरी जो सोच है, डिसेबिलिटी इंसान के दिमाग में है। अगर वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव सोचता है तो हर चीज़ अचीव कर सकता है। जो भी आपकी डिसेबिलिटी, जो भी आप उसको अचीव करो और माशरे को दिखाओ कि हम भी दूसरे लोगों की तरह मतलब के काम कर सकते, रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता हूँ। बिल्कुल वाकई डेविड का ये कहना कि डिसेबिलिटी जो होती है आपकी सोच, आपकी जहन होता है, जो आपको आप किसी भी इंसान को अगर देख लें, कोई इंसान डिसेबल नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डेविड की कहानी यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी और हमें डेविड से मिलकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली और हम बहुत खुश भी हैं इस बात पे कि एक बहुत ही प्यारे और एक अच्छे इंसान से हमारी मुलाकात हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं akk@news.tv पे और आपकी कहानी फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। अल्लाह हाफ़िज़।